हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। पूरी तरीके से न्यूज चैनल्स में छाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका गए हुए हैं ब्रिक्स समिट 2023 अटेंड करने के लिए। तो आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि सर थोड़ा बहुत ब्रिक्स ग्रुपिंग के बारे में हमें बताइएगा, किस तरीके से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं, और अभी जो ब्रिक्स 2023 का समिट होने वाला है, इंडिया को इंपॉर्टेंट सी कौन सी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि एजेंडा वगैरह क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका गए हुए हैं ब्रिक्स हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट अटेंड करने के लिए। अगस्त 22 से लेकर 24 तक ये जोहानिसबर्ग में होने वाला है। और यहाँ पर ये भी स्पेक्यूलेशंस जाहिर किए जा रहे हैं, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी वहां पर आ रहे हैं, तो क्या इन दोनों के बीच कोई फॉर्मल मीटिंग वगैरह हो सकती है। अभी भी कुछ भी स्केड्यूल नहीं दिया गया है। एक और वीडियो मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको बनाकर दूंगा। अभी जब ये पूरा समिट हो जाएगा तो मैं आपको हाईलाइट्स का वीडियो भी जरूर बनाकर दूंगा। तो अभी के लिए तो स्पेक्यूलेशंस जारी है कि क्या इन दोनों प्रीमियर्स के बीच मीटिंग वगैरह हो सकती है। और ऑलरेडी एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ था कि पुतिन यहाँ पर फिजिकली नहीं आएंगे, वो वर्चुअली इस समिट को अटेंड करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वालों ने उन पर एक अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। और साउथ अफ्रीका बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीसी, वो अनिवार्य होगा कि जैसा ही पुतिन वहां पर आएंगे उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। और साउथ अफ्रीका नहीं चाहता कि पुतिन को अरेस्ट किया जाए। ठीक है, तो ये सभी न्यूज चैनल में छाया हुआ था। तो पहले हम थोड़ा बहुत ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, ब्रिक्स जो है वो एक्रोनिम है, 5 कंट्रीज का मिश्रण आप कह सकते हैं। बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, R stands for Russia, I stands for India, C stands for China and S stands for South Africa। साउथ अफ्रीका दरअसल पहले इसका इनिशिएटिव नहीं था, इस इनिशिएटिव में नहीं था, पहले सिर्फ ब्रिक ही हुआ करता था। और ये दरअसल रशियन साइड का इनिशिएटिव आप कह सकते हैं। तो टर्म जो ब्रिक है 2001 में जिम ओ नील, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, ब्रिटेन के एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं ये, तो उन्होंने पहली बार इस टर्म को कॉइन किया हुआ था ब्रिक। दरअसल वो कहना चाहते थे कि 21वीं सदी में लगभग 2050 तक ये चारों ऐसे नेशंस होंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगे। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली ट्राइड टू से। और जाहिर सी बात है कि आहिस्ता से इस आइडिया को पूरी तरीके से यहाँ पर रियलिटी में हमें इस रीजनल ग्रुपिंग को देखने को मिला हुआ था। यानी कि ये सभी ऐसे कंट्रीज थे जहां पर हेवी इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रहे थे। और जाहिर सी बात थी कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये चारों कंट्रीज जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे चलने के लिए। इमर्जिंग कंट्रीज भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो बाद में एक फॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अभी बना नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि इस ग्रुपिंग की बात वहीं से स्टार्ट हो चुकी हुई थी। 2009 से सभी ब्रिक्स मेंबर नेशंस के बीच जो है वो बहुत ही अच्छे इंक्रीजिंगली यहाँ पर रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिले। एक बहुत ही कोहेसिव जियोपॉलिटिकल ब्लॉक ये बनने चालू हो गया। और 2010 में साउथ अफ्रीका को भी हमने इसमें ऐड किया हुआ था। और फ्रॉम ब्रिक्स ए ब्रिक टू इट बिकेम एक्चुअली ब्रिक्स, यानी कि पहले जो 4 कंट्रीज थे साउथ अफ्रीका को भी इसमें ज्वाइन किया गया, तो पूरी तरीके से ब्रिक्स हमें देखने को मिला, यानी कि साउथ अफ्रीका एक्चुअली बिकेम द 5th नेशन। तो सिंस 2009 रेगुलरली हम समिट्स यहाँ पर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ब्रिक्स ग्रुपिंग के क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज, कोऑपरेशन इन कंट्रीज के बीच रखना, डीपन करना, ब्रॉडन करना और इंटेंसिफाई करना कोऑपरेशन को इस ग्रुपिंग के साथ साथ। और ग्रुपिंग के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, जो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इंटरेस्टेड है इन सभी ग्रुपिंग के साथ, जो कुछ भी सस्टेनेबल, इक्विटेबल और म्यूचुअल बेनिफिशियल डेवलपमेंट के लिए जो साथ मिलकर चलना चाहते हैं, उन सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे के मेंबर नेशंस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं। और पॉवर्टी एराडिकेशन जैसे ऑब्जेक्टिव्स भी हमने रखे हुए हैं। और साथ ही साथ हम एक दूसरे कंट्रीज के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे कंट्रीज के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स वगैरह क्या है, और कंपटीशन को अवॉइड करके म्यूचुअल बेनिफिट को हम आगे लेकर किस तरीके से बढ़ सकते हैं। ब्रिक्स एज ऑफ नाउ एक बहुत ही इमर्जिंग नया और एक प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी कह सकते हैं, जो कि डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आता है। और साथ ही साथ इनके ऑब्जेक्टिव्स में एक इंपॉर्टेंट ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ये भी आप कह सकते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म करना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न डोमिनेट कंट्रीज ही हमें देखने को मिलते हैं डेवलप्ड जब हम आइडिया देते हैं, लेकिन ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है ऑन पार द डेवलप्ड कंट्रीज खड़े होते हैं कंपटीशन देने के लिए। ब्रिक्स के समिट्स होते हैं हर साल हेड ऑफ द स्टेट, जहां पर ये सभी पांचों के 5 कंट्रीज के हेड्स जो है वो जाते हैं। पहले इनफॉर्मल मीटिंग जो 2006 रशिया में हुई थी इंडिया और चाइना के साथ। ये दरअसल G8 के साइडलाइंस पर हुई थी। रशिया में जब G8 का समिट हुआ था, वहां पर ऑन दैट साइडलाइंस ये ब्रिक की ऐसा से पहली समिट हुई थी। और पहला फॉर्मल मीटिंग समिट आप कह सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स का, वो 2009 में रशिया ने होस्ट किया हुआ था एकेटनबर्ग में।
एंड सिंस देन कंटिन्यूअसली हम हर साल ये समिट्स रख रहे हैं। मैंने पीडीएफ में भी आपको ये समिट्स लगाए हुए हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो 2009 से लेकर 2023 तक पूरे 15, अभी जो करंट सेशन जो चल रहा है वो दरअसल वो 15वां सेशन है साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग का, ठीक है। और इंडिया ने ऑलरेडी कपल ऑफ टाइम्स इसे होस्ट किया हुआ है। पहली बार 2012 में हमने होस्ट किया हुआ था न्यू दिल्ली, अगेन 2016 गोवा में हमने होस्ट किया हुआ था, और रिसेंटली 2021 में इंडिया ने फिर से न्यू दिल्ली में ब्रिक्स समिट होस्ट किया हुआ था। एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या यहाँ पर है, देखिए सबसे पहला तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही, कई सारे इंपॉर्टेंट से एग्रीमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर हमने कंक्लूड किए हुए हैं, खासकर इकोनॉमिक और ट्रेड से रिलेटेड कोऑपरेशन में, इनोवेशन के कोऑपरेशन में, और बिजनेस बिग काउंसिल वगैरह, कंटिजेंट रिजर्व अग्रीमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे इनिशिएटिव्स भी हमने लाए हुए हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो, ये जितने भी कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एक स्पिरिट ऑफ ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी और म्यूचुअल लर्निंग का कॉन्सेप्ट हमारे बीच देखने को मिलता है। तो हम कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, फिल्म एंड यूथ को भी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल पीस तभी बरकरार रहेगा जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो सही होगा। और साथ ही साथ हम ग्लोबल पॉलिटिकल आर्किटेक्चर को भी रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की भी हम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। एक या दो कंट्रीज डोमिनेट नहीं करेंगे, सभी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। और 21वीं सदी में भारत जैसा कंट्री, रशिया जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री, ब्राजील जैसा कंट्री जो है उनका से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स दरअसल काम कैसे करता है, 3 यहाँ पर आप इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं। पहला तो फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होता है इन नेशन गवर्नमेंट्स के बीच, और साथ ही साथ जो कोई भी यहाँ के सरकारों का अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच भी एंगेजमेंट यहाँ पर होता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह हो गए, और साथ ही साथ पीपल टू पीपल एंगेजमेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगेन वहाँ के लोकल एम्बेसीज वगैरह भी जुड़े हुए होते हैं इस पीपल टू पीपल एंगेजमेंट में। 2014 में 6th ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टलेजा ब्राजील में, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिसीजन लिया गया था। अब जो कि हमने कहा कि फाइनेंशियल ऑर्डर को चेंज करने की भी कोशिश की जा रही है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का आइडिया हमें आया, जिसे हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। तो एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि 6th ब्रिक्स समिट में डिसीजन लिया गया था। ये बैंक करने की क्या कोशिश करता है, प्राइवेट हो या फिर पब्लिक प्रोजेक्ट्स वगैरह हो, उन्हें लोन्स वगैरह सैंक्शन करने की कोशिश करता है, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन वगैरह, कोऑपरेट करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स को टेक्निकल असिस्टेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने की कोशिश करता है। यानी कि जो कोई भी लोन के लिए आते हैं, नो डाउट यहाँ पर उन्हें लोन वगैरह अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात न्यू डेवलपमेंट बैंक की ये है कि यहाँ पर 1 वोट फॉर 1 मेंबर का नारा रखा गया है, यानी कि किसी को भी वीटो पावर यहाँ पर नहीं है, सभी इक्वल हैं। और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो शंघाई चाइना में रखा गया है। पहला रीजनल ऑफिस जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में ओपन किया गया था। सेकंड रीजनल ऑफिस 2019 में साओ पाउलो ब्राजील में रखा गया था, और बाद में गिफ्ट सिटी गुजरात और देन मॉस्को रशिया में भी इसका ब्रांच रखा गया है। अभी करंटली बहुत ही सुर्खियों में भी छाया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कई सारे बाकी के कंट्रीज ने भी सक्सेसफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को देखकर बहुत ही खुश है। ऑफ कोर्स नॉन फॉर्मल ही ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो लगभग 40 या 40 से भी ज्यादा कंट्रीज इंटरेस्टेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, बोलीविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया, क्यूबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, कजाकिस्तान एक्सेट्रा, इन सभी ने इंटरेस्ट जाहिर किया हुआ है कि वो भी ब्रिक्स इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल जितने भी बॉडीज हैं, चाहे वो यूएन हो गया या फिर कई सारे ऐसे आपको इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने को मिलेंगे, एशियान हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, ठीक है, इवन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उन सभी के लिए एक अल्टरनेटिव की तरह यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेटेड पार्ट्स हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी मेंबर्स इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, और सभी के लिए फाइनेंस और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स म्यूचुअली शेयर करने की कोशिश भी की जाती है। अभी करंटली ब्रिक्स समिट जो है वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ये 15th सच समिट है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, चाइना के शी जिनपिंग, ब्राजील के लुला डी सिल्विया, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अटेंड करेंगे फिजिकली, और रशिया के प्रीमियर व्लादिमीर पुतिन जो फिजिकली अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि अरेस्ट वारंट उन पर जारी किया है, लेकिन वर्चुअली वो अटेंड यहाँ पर करेंगे, और ऑन हिज बिहाफ वहां पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव इस समिट में देने वाले हैं। 15th समिट का एजेंडा क्या रखा हुआ है, साउथ अफ्रीका जो कि अब चेयरमैन है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स इन अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म यहाँ पर रखा गया है। अब इंडिया के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आप यहाँ कह सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो ग्लोबल फ्रंट पर बहुत ही अच्छा अपनी छाप छोड़ रहा है, अपने फुटप्रिंट छोड़ रहा है, और साथ ही साथ
ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन में भी एक लार्जर एफर्ट्स यहाँ पर इंडिया रख सकता है। साथ ही साथ इस समिट को एक हम ऐसे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर हम डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से भी आगे बढ़ा सकते हैं ग्लोबल साउथ के पोजीशन को और लॉबी करने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। वे अहेड अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, लगभग एक डिकेड हो गया, ठीक है, डिकेड से ज्यादा ही हो गया ब्रिक्स को एस्टैब्लिश किए हुए। तो हर एक मेंबर को यहाँ पर चाहिए कि वो एक अपने आप का एक रियलिस्टिक असेसमेंट करे, इनिशिएटिव के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उनके इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या हैं जिन पर हमें काम करने हैं। ब्रिक्स के मेंबर्स को रिअफर्म करना चाहिए अपना कमिटमेंट एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए जहां पर सभी के लिए सॉवरेन इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च विंग जो कि कई सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ऑफर करेगा, वो सभी को मिलकर ब्रिक्स नेशन को डेवलप करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक पीसफुल और पॉलिटिको डिप्लोमेटिक सेटलमेंट जो इंटरनेशनल ग्लोबल वायलेंस है, क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट, उनमें भी डील करने भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ इन 4-5 नेशन से जुड़े हुए नहीं, बाकी के भी ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो से भी जुड़े हुए रहेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये थी चंद बातें आपको ब्रिक्स के बारे में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।